नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत से वापस जाने और कुतुबुद्दीन द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करने के बाद की घटनाओं के विषय में। गोरी के वापस जाने के बाद कुतुबुद्दीन ने सबसे पहले 1193 ईस्वी में दिल्ली की विजय प्राप्त की, दिल्ली को अपने अधीन बनाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन का जो अगला अभियान था वह जो आधुनिक मेरठ ये घटना भी 1193 ईस्वी की है। आधुनिक मेरठ पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अभियान किया गया और मेरठ इस समय कन्नौज के जो गढ़वाल शासक थे इनके अधीनता में था मेरठ, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ पर भी अपना कब्जा जमा लिया। मेरठ के बाद अगला जो निशाना कुतुबुद्दीन ऐबक का था वह था बरन। इसका जो आधुनिक और वर्तमान नाम है वह है बुलंदशहर। ऐबक ने पहले दिल्ली, मेरठ और अब बरन मतलब बुलंदशहर का घेरा डाल दिया। लेकिन यहां के जो राजपूत थे उन्होंने कठोर विरोध किया ऐबक का, और ऐबक को काफी समय तक रोके रखा, इसे सफलता प्राप्त करने नहीं दी। इसी समय ऐबक ने जब बरन का घेरा डाला हुआ था, इसी समय ऐबक को मोहम्मद गोरी का आदेश गजनी वापस आने का मिला। इसी समय गोरी का आदेश आया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, इसका स्वामी था मोहम्मद गोरी, वापस गजनी आओ। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि गोरी ने ऐबक से अपनी लड़की की शादी, मोहम्मद गोरी ने अपनी लड़की की शादी ऐबक से कर दी थी। ये घटनाएं 1193 ईस्वी की है। ऐबक गजनी जाता है और गोरी उससे भारत की जो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां थी उनसे अवगत होता है, तमाम तरह की सूचनाएं प्राप्त करता है, विचार विमर्श करता है, और आगे की जो रणनीति है भारत के संदर्भ में अग्रिम जो कार्य योजना थी उसे मोहम्मद गोरी ऐबक को समझाता है, और ऐबक मोहम्मद गोरी से अग्रिम आदेश प्राप्त करके गजनी से वापस दिल्ली लौट आता है। इनकी अगली जो योजना थी गोरी का, वह उत्तर भारत की चौहानों के बाद जो दूसरी प्रमुख शक्ति थी, कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद, उनको पराजित करके समस्त उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में लेने की थी। कन्नौज जानते गंगा यमुना के दोआब में मध्य गंगा घाटी में स्थित था, और दिल्ली से लेकर बनारस तक का जो भूभाग है लगभग 600-700 किलोमीटर का ये बड़ा भूभाग है, ये कन्नौज के गढ़वाल शासकों के अधीन था। और इस वंश का जो खजाना है, कोष, राजकोष, वो बनारस में
रखा रहता था वहां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद घोरी ने एक बार फिर से सैनिक तैयारी की और 50,000 सशस्त्र अश्वारोही एकत्र किए मोहम्मद घोरी ने और इनको लेकर गजनी से भारत की तरफ कूच कर दिया। इधर घोरी आ रहा है गजनी से भारत 50,000 अश्वारोहियों की सेना के साथ। इधर ऐबक जो गजनी से मोहम्मद घोरी से पहले ही गजनी से भारत आ चुका था, दिल्ली आ चुका था, उसने मोहम्मद घोरी के यहाँ पहुंचने से पहले ही जो बुलंदशहर बरन का घेरा छोड़कर वापस चला गया था। यहाँ आते ही उसने बरन यानी बुलंदशहर इसे हस्तगत किया। इसके बाद ये करता है कौन? ऐबक। बरन के बाद कोई ये जो वर्तमान अलीगढ़ बुलंदशहर से ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐबक का अगला अभियान कोई का था, अलीगढ़ का 1194 से 1194 ईस्वी। तो घोरी के आने से पहले ही ऐबक ने बरन और कोइल को हस्तगत कर लिया था और अब दिल्ली में स्थित ऐबक के अधीन जो तुर्की सेना थी वो, और घोरी अपने साथ जो 50,000 की सेना लेकर के आया था, ये दोनों सेनाएं अब आपस में मिल गई। और इस तरह ऐबक और घोरी इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने कन्नौज पर आक्रमण की योजना बढ़ाई। ये आगे बढ़ गए कन्नौज की तरफ। अलीगढ़ से आगे बढ़ते हुए ये पहुंच गए जो वर्तमान फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, टुंडला के पास स्थित है फिरोजाबाद। और कांच की चूड़ियों के लिए वर्तमान में ये स्थान जाना जाता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का ही पूर्ववर्ती नाम चंदावत। ये तो फिरोजाबाद वर्तमान नाम है, इसका पूर्ववर्ती नाम चंदावर है। और यहीं पर ऐबक और घोरी की सेना, घोरी के नेतृत्व में, और कन्नौज की सेना गढ़वालों के नेतृत्व में, इनके मध्य आमना सामना हुआ। इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इधर से इनकी सेना कहाँ आ गए? चंदावर, जो फिरोजाबाद है वर्तमान, और इधर से
जयचंद की सेना ये पहुंच गई और यहां पर चंदावर का युद्ध हुआ। ये स्थान है इटावा के पास है, नजदीक है फिरोजाबाद टुंडला इटावा के बीच में। और ये चंदावर और यमुना के किनारे, यमुना नदी यहाँ से बहती है, यहाँ पर इनके मध्य मुकाबला हुआ चंदावर में। जयचंद की सेना, जयचंद जो कन्नौज का शासक था, इन दोनों के मध्य एक भयंकर भीषण युद्ध हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जयचंद के विषय में जान लेते हैं। हमें अक्सर जब किसी को गद्दार बताना हो या गद्दारों के विषय में चर्चा करनी हो तो हम जयचंद का नाम लेते हैं। इतिहासकारों ने जयचंद के ऊपर यह आरोप लगाए हैं कि जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ, पृथ्वीराज को नष्ट करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था भारत में। लेकिन जो आधुनिक शोध है उससे यह पता चलता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। हाँ, यह अलग बात है कि पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद के मध्य आपसी शत्रुता लंबे समय से चली आ रही थी और इसीलिए तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद द्वारा पृथ्वीराज की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की गई। केवल सहायता न करने से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वह गद्दार रहा होगा या उसने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। यदि जयचंद मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता तो तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता करता, तटस्थ नहीं रहता। और अगर तटस्थ भी था तो मोहम्मद गोरी के द्वारा जयचंद को युद्ध के उपरांत कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई आर्थिक या साम्राज्यिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जहां तक सहायता न करने की बात है उसके आधार पर यदि देखें तो जब मोहम्मद गोरी चौहान राज्य की सीमा से होते हुए माउंट आबू आया था और मूल राज द्वितीय जो गुजरात का चालुक्य वंश का शासक था उसके साथ जब उसका सामना हुआ और उसमें उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, तब उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मूल राज चालुक्य की कोई सहायता नहीं की थी, उसके साथ कोई संगठन नहीं बनाया था। जबकि मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज तृतीय के साम्राज्य क्षेत्र से होते हुए गई थी। उस समय पृथ्वीराज ने न तो विरोध किया और न ही मूल राज चालुक्य का कोई सहयोग किया उसने। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया होगा, ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जयचंद को गद्दार कहना जयचंद के साथ उचित नहीं होगा, सही न्याय नहीं होगा। हाँ, पृथ्वीराज तृतीय के साथ जयचंद की शत्रुता थी जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि पृथ्वीराज ने जब चंदेल शासक परमर्दी देव के खिलाफ अभियान किया था जिसमें आला और उदल मारे, दो बनाफर सतार वीर योद्धा थे, मारे गए थे उस युद्ध में और परमर्दी देव को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तब उस युद्ध में जयचंद ने परमर्दी देव की सहायता की थी पृथ्वीराज के खिलाफ, तो इससे इन दोनों के मध्य शत्रुता थी। दूसरा कारण था दिल्ली का उत्तराधिकार। इन दोनों की रिश्तेदारियां दिल्ली में थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ज्यादा वेटेज मिला, ज्यादा महत्व मिला और उत्तराधिकार में उनके नाना ने उनको दिल्ली दे दिया। जयचंद को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए जयचंद ईर्ष्या करता था, पृथ्वीराज से विरोध करता था। तीसरा कारण था कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की कन्या संयोगिता का भरे दरबार से उसके स्वयंवर में अपहरण कर लिया था। इसका विस्तृत वर्णन हम पहले कर चुके हैं। कुछ लोग इसको, कुछ इतिहासकार इसे सत्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो इन सब साक्ष्यों के आधार पर हम देखें तो जयचंद द्वारा मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करने की बात उचित नहीं लगती और सही प्रतीत नहीं होती है। और अगर ऐसा होता तो ये दोनों आपस में समझौता कर सकते थे और फिर इनके मध्य युद्ध नहीं होता और जिसमें जयचंद को अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ते। तो गोरी और जयचंद के मध्य
चंदावर का युद्ध हुआ। अब हम इस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। ये फिरोजाबाद के पास चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रारंभ में जयचंद का पलड़ा भारी था। जयचंद की सेना, जो राजपूत सैनिक थे, वो जीतते हुए प्रतीत हो रहे थे। दिन के प्रारंभिक भाग में दोपहर तक इनकी सेना का पलड़ा भारी था, लेकिन सायंकाल के समय एक तीर जयचंद की आंख में लगा। जयचंद एक बड़े मजबूत हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध कर रहा था, उसके हौदे में बैठा हुआ था, और जयचंद की सेना का पलड़ा भारी था शुरू से ही, प्रारंभ से ही। और इन्होंने जो तुर्की सेना थी उसके पांव उखड़ने लग गए थे, यहां तक कि मोहम्मद गोरी स्वयं वापस भागने की योजना बनाने लग गया था, वापस भागने की सोचने लग गया था चंदावर के युद्ध से। जयचंद भी एक कुशल योद्धा था, एक बड़ा शासक था जयचंद, महत्वाकांक्षी भी था, लेकिन दुर्भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। सायंकाल के समय जयचंद की आंख में एक तीर आकर लगा और जयचंद अपने हाथी पर, जिस हाथी पर बैठकर, जिसके हौदे में बैठकर युद्ध कर रहा था, उससे लुढ़क गया और नीचे गिर पड़ा। इसके नीचे गिरते ही जो राजपूत सैनिक थे युद्ध से हटते ही न दिखाई देने के कारण उनमें भगदड़ मच गई और वो भाग खड़े हुए। तुर्कों ने जयचंद को नीचे गिरते ही घेर लिया था, पकड़ लिया था, और इसके सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया और उसे भाले की नोक पर लेकर के मोहम्मद गोरी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। इस तरह चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई। ये युद्ध, ये घटना जो चंदावर का युद्ध है, ये 1194 ईस्वी की बात है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई, जयचंद को पराजय मिली, लेकिन कन्नौज का पतन नहीं हुआ। जो बचे हुए राजपूत सैनिक थे युद्ध से, वो भाग करके किले के अंदर चले गए कन्नौज के, और जयचंद का लड़का था हरिश्चंद्र। जयचंद के बाद हरिश्चंद्र ने स्वयं को कन्नौज का शासक घोषित किया, और जो बची हुई सेना थी उसके साथ तुर्कों का विरोध करना जारी रखा। हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कन्नौज के राजपूतों द्वारा 4 वर्ष तक लगातार तुर्कों का विरोध किया गया। इधर गोरी चंदावर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जहां ये युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, वहां से कन्नौज बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने दोबारा गढ़वालों से युद्ध करने की इच्छा का त्याग कर दिया और कन्नौज की तरफ न जाकर के बनारस की तरफ चला गया। ये चंदावर था, यहाँ कन्नौज, और यहाँ बनारस, यहाँ मान लीजिए बनारस। गोरी यहां से सीधा चला आया बनारस, और बनारस आकर के इसने भयंकर लूटपाट की। इसके सैनिकों ने हत्याएं की, लूटमार मचाई, धन संपदा जो यहाँ के मंदिरों में था, लोगों के पास था, उसको लूटा, और असली में गढ़वाल वंश का गढ़वालों का खजाना, जो राजकोष था, वो असली में था, ये गोरी के हाथ लग गया और गोरी ने उसे हस्तगत कर लिया। इस तरह मोहम्मद गोरी को बहुत सारा
धन संपदा लूट का माल प्राप्त हुआ। और इतिहासकारों द्वारा जो वर्णन किया गया है कि 14,000, ध्यान से सुनिएगा, 14,000 ऊंटों पर लाद करके सोना चांदी और अन्य दूसरी जो संपत्तियां थी, हीरा जवाहरात इत्यादि जो नहीं होंगी, इनको 14,000 ऊंटों पर लाद करके मोहम्मद गोरी गजनी वापस लेकर के गया। और इस तरह से मध्य गंगा घाटी का भेदन करने में कुतुबुद्दीन की सहायता से मोहम्मद गोरी सफल हुआ और भारत का जो भूभाग था उसको कुतुबुद्दीन के अधीन सौंपकर कुतुबुद्दीन को उसका प्रशासक नियुक्त करके मोहम्मद गोरी भारत से वापस गजनी लौट गया। 14,000 ऊंटों पर सोने चांदी जवाहरात इत्यादि लाद करके। आप कल्पना कीजिए कि कितनी धन संपदा इसने प्राप्त की थी। इसने लोगों की हत्याएं की इस युद्ध के बाद, चंदावर के युद्ध के बाद राजपूतों की हत्याएं की और हिंदुओं को लूटा। और बनारस में कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया, कई मंदिरों के स्थान पे मस्जिद खड़ी कर दी गई। और इस तरह से धन संपदा के साथ साथ धर्म को भी आघात पहुंचाने का काम मोहम्मद गोरी ने किया। शेष हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।